हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिवाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सी टेट का पेपर सेकंड, जो कि 15 दिसंबर 2024 को हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, ठीक है, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको लिख लेते हैं 0.125 मल्टीप्लाई बाय 587.8 मल्टीप्लाई बाय 0.729 अपॉन 0.017 मल्टीप्लाई 0.0081 मल्टीप्लाई 0.25। ठीक है, इनके पॉइंट को हटा लेते हैं पहले। इसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट, तो इसमें भी 3 डिजिट हैं और इसमें नीचे 0.17 में भी, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसके 57.8 में 1 डिजिट है पॉइंट के बाद, और 0.729 में 3 डिजिट हैं। ठीक है, और 0.0081 में 4 डिजिट हैं, तो इससे इन दोनों का पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। फिर ये बचा 0.25, तो इसको पॉइंट हटा के ऊपर 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या बचा हमारे पास, 125 मल्टीप्लाई बाय 578 मल्टीप्लाई बाय 729 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 17 मल्टीप्लाई बाय 81 मल्टीप्लाई बाय 25। 25 से 125 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स में और 81 से 729 हो जाएगा 9 टाइम्स, और 71 से इसे कैंसिल करेंगे तो 71 3 से 51, 6 बचेगा तो 17 4 से 68 हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा, 5 मल्टीप्लाई बाय 34 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इन सब की मल्टीप्लाई कर लेंगे। 34 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 5 और 20 का 0 हासिल, 2 5 या 15 और 2 17, 170 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 100। 17 9 जा 153 और एक 0 ये आ जाएगी और 2 0 ये। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आंसर, 1,53,000। ठीक है, 1,53,000, मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, if LCM of two number is this, then which of the following cannot be the HCF of this numbers। ठीक है, दो नंबरों का LCM इतना दिया हुआ है, तो हमें बताना है कि ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन सा HCF नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसके लिए पहले हमें एक चीज़ समझनी होगी, वो क्या है कि LCM HCF निकालते कैसे हैं। जैसे कि दो नंबर मान लेते हैं 8 और 12। ठीक है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 और 12 के करेंगे तो 2 इंटू 2 4 4 3 12। ठीक है, इनका HCF कैसे निकालते हैं, HCF निकालते हैं जो कॉमन होता है। ठीक है, यहाँ 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है, तो 2 आ जाएगा। एक और 2 कॉमन है दोनों में, तो एक और 2 आ जाएगा, तो HCF तो ये हो गया। और LCM कैसे निकालेंगे, तो जो कॉमन है वो तो आएगा ही, 2 इंटू 2 तो आएगा ही, उसके अलावा जो कॉमन नहीं है वो भी एक बार आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि LCM के अंदर भी LCM के अंदर भी HCF होता है। ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि हम HCF से उसके LCM को डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका LCM है 392। अब ये नंबर से जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनसे सभी से डिवाइड करके देख लेंगे, जिससे डिवाइड हो जाएगा वो HCF होगा, जिससे नहीं होगा वो नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, 392। ठीक है, 28 से डिवाइड करना है, तो 7 4 जा 7 से 7 5 35, 4 7 6 जा 4 से 14 56 14 टाइम्स, तो ये तो हो जाएगा, तो ये तो हो सकता है। उसके बाद 42, 392 अपॉन 42, 7 से कैंसिल हो जाएगा 6 और 7 से 56। ठीक है, अब 2 से हो जाएगा 3 टाइम्स, 2 से 28, अब 28 अपॉन 3 बचा। ठीक है, अब 3 से 28 नहीं हो सकता, तो इसलिए यही ऑप्शन हो सकता है जो इनका HCF नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, और बाकी भी चेक करके दिखा देते हैं। 56 से डिवाइड करेंगे 392 को, 56 तो 7 8 जा 7 से कितनी बार होता है 56, और 8 से 56 7 टाइम्स। ठीक है, तो इसे डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा, इससे भी हो गया। और इससे भी चेक कर लेते हैं, 392 अपॉन 4 196, इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। ठीक है, अब इन 3 नंबर से तो हो गया 28 56 और 196, तो ये तीनों इसके HCF हो सकते हैं, लेकिन 42 नहीं हो सकता, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, इन तीनों का जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसका कौन सा फैक्टर नहीं है। ठीक है, 264 मल्टीप्लाई बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 1680, जो फैक्टर नहीं है तो वो डिवाइड भी नहीं कर पाएगा। तो सभी को चेक कर लेते हैं 12 से, पहले फर्स्ट ऑप्शन 12, तो 12 से तो कैंसिल हो जाएगा पूरा, 12 2 द 24 2 12 2 द 24। ठीक है, हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा, तो ये तो हो सकता है 12। नेक्स्ट 13, 264 मल्टीप्लाई बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 168। ठीक है, और 13 प्राइम नंबर है, तो 13 डायरेक्ट 13 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो 13 से ना तो ये पूरा कम्प्लीटली डिवाइड होगा 264, ना ही 90 होगा, ना ही 168 होगा। ठीक है, बाद में 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 13 से कोई भी नंबर पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए इसका गुणनखंड क्या नहीं होगा, तो 13 नहीं होगा। ठीक है, 14 से भी हो जाएगा, 14 से वाला नंबर कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स,
4 1 जा 4 2 2 12, ठीक है 12 टाइम्स मतलब 120 टाइम्स, और बाकी इनसे दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो कुछ ना कुछ आंसर हो जाएगा। और 15 से 90 हो जाएगा 6 टाइम, ठीक है। तो ये तीनों 12 14 और 15 जो है इसके फैक्टर्स हैं या गुणनखंड है, और 13 नहीं है क्योंकि 13 इनको डिवाइड नहीं कर पा रहा है, मतलब ये 13 को डिवाइड करने के बाद हमें एक कम्प्लीटली इंटीजर नहीं मिल पा रहा है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि ए और बी रिप्रेजेंट डिजिट्स, ठीक है, ए और बी दो क्या है डिजिट्स है, मतलब 1 2 3 4 9 तक, जीरो भी हो सकता है उसमें, तो हमें बताना है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है। तो ए और बी की वैल्यू के लिए कौन सा सही है वो बताना है। अब देखिए 5 से हम ए को मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, तो क्या आ रहा है 0, ठीक है। 0 कब कब आ सकता है, जब हम 5 की किसी भी इवन नंबर से करेंगे, इवन डिजिट से, जैसे कि या तो 0 से कर दें, 2 से कर दें, 4 से कर दें, 6 से कर दें, या फिर 8 से कर दें, ठीक है। 5 0 ज़ा 0, 5 2 ज़ा 10 तब भी 0 आएगा, 5 4 ज़ा 20 तब भी 0 ही आएगा, कैरी 2 जाएगा, 5 6 ज़ा 30 तब भी, 5 8 ज़ा 40, ठीक है। अब ऑप्शन में ए की वैल्यू क्या दी है 4 2 9 और 8, ठीक है। 9 वाला तो नहीं हो सकता, तो इसको तो वैसे ही हटा दीजिए, एक ऑप्शन कम हो गया। अब 4 2 और 8, 4 2 और 8, तो 6 और 0 को भी हटा दीजिए, ठीक है। तो पहले 2 से करके देखते हैं, तो 5 2 ज़ा 10, अगर ए की वैल्यू 2 है तो बी ए और मल्टीप्लाई बाय 5, 5 2 ज़ा 10 का 0, कैरी 1, ठीक है। 5 अब 2 के लिए बी की वैल्यू 4 होनी चाहिए, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो अगर बी की वैल्यू 4 लेंगे तो 5 4 ज़ा 20 और 1 कैरी, तो 21 हो जाएगा, तो यहाँ 1 आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है बी का मतलब यहाँ भी 4 आना चाहिए था, तो 2 तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऑप्शन सी भी कैंसिल कर दो। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, अब करते हैं 4 वाला, ठीक है। 4 के लिए बी की वैल्यू क्या है 2, तो ए 4 2 और ए 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 0 आना चाहिए यहाँ पर कितना आना चाहिए 2, बी है ना 2 4 4, ठीक है। चेक कर लेते हैं, 5 4 ज़ा 20 का 0 कैरी 2, 5 2 ज़ा 10 और 2 12, 2 का 2 कैरी 1, 5 4 ज़ा 20 और 1 21, ठीक है। लेकिन यहाँ कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 44, तो ये भी नहीं हो सकता। अब एक ही ऑप्शन बचा है, वही आंसर होगा, लेकिन उसको एक बार फिर भी हम चेक कर लेंगे। अब तीसरा ये लास्ट ऑप्शन बचा है डी वाला, तो 8, यह है ए बी ए, तो ए की वैल्यू 8, बी की वैल्यू 9 और ए की वैल्यू फिर से 8 मल्टीप्लाई बाय 5, इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 5 4 ज़ा 80 का 0 कैरी 4, 5 9 ज़ा 45, 45 और 4 49 हो जाएगा, 49 का 9 कैरी 4, 5 4 ज़ा 40, 40 और 4 44, ठीक है। और देखो बी यहाँ पर था और बी यहाँ पर था, दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, और यहाँ पर ए ये भी 2 हैं, ए की वैल्यू 8 और ये आंसर हमारा मैच कर गया है। आंसर क्या था उन जो क्वेश्चन में थे 4 4 बी 0, ठीक है। बी की वैल्यू ऑप्शन के अकॉर्डिंग 9 थी, हम ऑप्शन से चेक कर रहे हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 8 और बी की वैल्यू 9, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, डी ठीक हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, if x is subtracted if x is the smallest number which is to be subtracted from this to make it perfect square then the value of this, ठीक है। यदि x वह न्यूनतम संख्या है जिसे 7751 में से घटाने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाता है तो 3x माइनस 5 का मान क्या होगा। तो 7750, ठीक है। इसका डिवीजन मेथड से हम क्या निकालते हैं, स्क्वायर नंबर निकालते हैं, ठीक है, मतलब स्क्वायर रूट निकालते हैं। इसका रूट कैसे निकालते हैं, पहले पेयर बनाते हैं राइट साइड से, दो डिजिट के, 51 का बन गया, 77 का बन गया। अब हमें जो डिवाइड करना है वो पेयर में ही करना है। तो जैसे अगर हम सपोज कीजिए 7 से करते हैं तो 7 7 जा ही लेना पड़ेगा, अगर 8 से करते हैं तो 8 8 जा लेना पड़ेगा, ठीक है। 8 8 जा 64 और 9 9 जा 81, 81 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 8 जा लेंगे, तो 8 8 जा 64, 7 में से 4 3, 7 में से 6 1, ये सब लेके आएंगे तो पूरा पेयर एक साथ नीचे लेके आएंगे 51। अब यहाँ जो भी नंबर आता है, जैसे यहाँ 8 आया, तो अब जो जिससे डिवाइड करेंगे वो इसका डबल होगा, मतलब 16 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम वही अगर 1 लेंगे तो 1 जा करेंगे, तो 1 जा का मतलब क्या है, यहाँ 1 डिजिट लेंगे तो इसकी 1 में ही मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 लेंगे तो इसकी 2 में ही मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में करेंगे तो 3 3 से ही लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमें लेना होता है, मतलब इसका रूल ही होता है। तो अब यह है 1351, अगर हम सपोज कि 3 जा 16 बन जाए 80, 800 9 टाइम्स करते हैं, 9 9 जा 81 का 8 कैरी 8, 9 के 54, 54 और 8 54 और 6 60 2 62 2, ऐसे 6 9 एकम 9 और 6 15, ठीक है। तो ज़्यादा हो जाएगा तो 8 जा ले लेंगे, 8 8 जा 64 का 4 कैरी 4, 8 48 और 6 54 का 4 हासिल 5, 8 एकम 8 और 5 13, 1344, तो 1300 ये 8 जा, ठीक है, 8 जा, तो ये 1344, तो क्या बचा 7 11 में से 4 माइनस करेंगे 7 बचेगा, तो अगर इसमें हम 7 माइनस कर देंगे तो ये कैसा बन जाएगा, पूर्ण स्क्वायर बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा, तो 7 माइनस कर देते हैं, तो 4 यहाँ बचेगा 4 7 7, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या होगी 7, तो हमें क्या निकालना है 3x माइनस 5, तो 3 x की वैल्यू रख देंगे 7 माइनस 5, 3 7 जा
21 माइनस 5 तो कितना आंसर आ जाएगा 16 मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंजक इतने में एक्स वाई का गुणांक है। ठीक है, एक्स वाई का गुणांक, तो इसको करने का एक तरीका तो ये है, इसकी पूरे को सॉल्व कर लीजिए, उसमें लास्ट में जो भी एक्स वाई का कोफिशिएंट आएगा या गुणांक तो वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे पूरा सॉल्व ना करके पहले हम देख लेंगे कि एक्स वाई कैसे आएगा। ठीक है, एक्स वाई, एक्स की टर्म अलग है और वाई की अलग है। ठीक है, तो एक्स की टर्म की वाई की टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो एक्स वाई और इनका जो भी कोफिशिएंट होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो हम बस ये देख लेते हैं कि एक्स वाई कैसे आएगा। जब हम 5x की 6x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर आएगा, तो हमें सिर्फ एक्स वाई वाला चाहिए। तो 5x की अगर हम 5y में करेंगे तब आएगा एक्स वाई, तो कितना आ जाएगा 25xy। ठीक है, उसके बाद माइनस के 3y की अगर 6x में करेंगे तब एक्स वाई आएगा, 6 3 जा 18xy। ठीक है, अगर इस केस में करेंगे तो वाई स्क्वायर आएगा जो हमें नहीं चाहिए। उसके बाद माइनस अब 3x की फिर इसके साथ करेंगे तब एक्स वाई आएगा, तो 3 5 जा 15xy। ठीक है, और फिर इस 7y की करेंगे इसके साथ तब हमें क्या मिलेगा एक्स वाई का, तो 7 4 जा 28 प्लस के नहीं प्लस और बाहर माइनस है तो माइनस के 28xy। तो 25 प्लस का, बाकी सब माइनस के हैं, तो इनको माइनस वालों को ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 18 और 5 33 और 28, 5 और 3 5 5 जा 25 6 3 जा 18 और ये सॉरी साइन गलत कर दिया, ये माइनस 3x और जब इसकी 5y की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, लेकिन एक ऑलरेडी माइनस यहाँ पर भी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ये कितने हो जाएंगे 40 हो जाएंगे, 40 25 और 15 और 18 और 28 को ऐड कर लेते हैं, 18 और 28 16 का 6 कैरी 1 2 3 1 4 तो 46 हो जाएंगे। ठीक है, एक्स वाई, तो ये 40xy है माइनस के 56xy है, तो कितना बचेगा माइनस के 6 बचेगा क्योंकि माइनस के ज़्यादा है, और एक्स वाई तो कोफिशिएंट क्या होगा इसका माइनस के 6, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आप इसको पूरी मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं या डायरेक्ट हमें बस एक्स वाई का चाहिए तो एक्स वाई कैसे बनेगा बस वो देख लेना है, और मतलब एक्स वाई कैसे बनेगा, एक्स की जब वाई वाली की टर्म से मल्टीप्लाई होगी तो एक्स वाई बनेगा, तो बस हमने वही टर्म कंसिडर की है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सॉल्व किया तो उसका आंसर आ गया माइनस के 6, तो ऑप्शन ए सही हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फैक्टर्स 81x² माइनस 126xy प्लस 49y² माइनस 5x प्लस 3y का होल स्क्वायर। तो लिख लेते हैं, इसमें से बताना है कि चार ऑप्शन में से कौन सा इसका गुणनखंड होगा। 81x² माइनस 126xy प्लस 49y² इज इक्वल माइनस 5x प्लस 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको भी पहले इसको भी सॉल्व कर लेते हैं इतने टर्म को। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसे लिख सकते हैं हम 9x का होल स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं प्लस 7y का होल स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 9x इंटू 7y, तो क्या बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, a² माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब यही तो बन गया, a क्या है 9x, b क्या है 7y माइनस के 2a और b। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज हुआ है, प्लस वाला भी लिख देता हूँ अगर किसी में प्लस वाला भी पूछा जा सकता है, तो a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, प्लस वाला होता है, बस यहाँ माइनस और प्लस का डिफरेंस होता है। इसको ऐसे लिखेंगे 5x प्लस 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9x माइनस 7y का होल स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या बन गया, पूरी टर्म को अगर हम a मान लें और इसको b मान लें तो a² माइनस b² हो गया, और a² माइनस b² को हम कैसे ओपन करते हैं, a माइनस b और a प्लस b। ठीक है, तो a ये पूरा है, ये b इस पूरा दूसरा ब्रैकेट है, तो 9x माइनस 7y एक बार प्लस कर देंगे 5x प्लस 3y और एक बार माइनस कर देंगे 9x माइनस 7y, माइनस करेंगे तो दोनों प्लस के हैं तो माइनस हो जाएंगे 5x माइनस 3y। ठीक है, 9x प्लस 4y 14, 9x प्लस 5x 14x माइनस के 3 सॉरी माइनस के 7 प्लस के 3 तो माइनस के 4y, 9x माइनस 5x 4x और माइनस के 7 माइनस के 3 माइनस के 10y। ठीक है, और यहाँ हम दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 7x माइनस 2y, यहाँ से भी 2 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा 2x माइनस 5y। ठीक है, अब हमारे पास 2 आ गए हैं, इनको देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है, 7x माइनस 2y और 2x माइनस 5y। तो हमारे पास ऑप्शन में है 7x माइनस 2y। ठीक है, ऑप्शन सी में 7x माइनस 2y। ठीक है, ये नहीं है ऑप्शन में 2x माइनस 5y, तो उसने सिर्फ एक पूछा है तो एक कौन सा हो जाएगा 7x माइनस 2y, तो उसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इफ 7x माइनस 1/4 माइनस 1/7 2x माइनस 1 माइनस x अपॉन 2 इजिकल टू 4 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5x माइनस 3/3x माइनस 1। ठीक है, ये हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो इसकी हेल्प से हमें बताना है कि इसका मान क्या होगा। ठीक है, 3x में तो 5x माइनस 3/3x माइनस 1 का मान क्या होगा। तो पहले हम यहाँ से इससे सॉल्व करके ये जो एक्सप्रेशन दिया है पूरा, इससे x की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, और x की वैल्यू निकालने के बाद इसमें पुट कर देंगे तो हो जाएगा सॉल्व। तो ये क्या दिया हुआ है 7x माइनस 1/4 माइनस 1/7 2x माइनस 1 माइनस x अपॉन 2 इज इक्वल टू 4। तो 7x माइनस 1/4 माइनस 1/7, इसके नीचे 1 मान के एलसीएम 2 आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4x माइनस 1 और माइनस जब इसके अंदर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का x इज इक्वल टू 4। 7x माइनस 1/4 माइनस ये 2 और 7 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 14, 4 और 1 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 4। 4 और 14 का एलसीएम कितना आ जाएगा 28, 4 7 से 7 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 7 7 से 49 माइनस 7 1 से 7, यहाँ 14 2 सा तो ऊपर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 10 और ये माइनस, फिर इस माइनस के साथ जाएगा तो हो जाएगा प्लस के 2, 1 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 28 जाएगा 4 के साथ और ये 1 के साथ। ठीक है, 49 माइनस 10 39x माइनस के 7 प्लस के 2 तो कितना हो जाएगा माइनस के 5। ठीक है, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है इज इक्वल टू 4 इंटू 28। 39x इज इक्वल टू 28 4 हो जाएगा 112 और ये माइनस के अंदर जाके हो जाएगा प्लस का। 39x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 117, 112 प्लस 5 117 और 39 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ठीक है, x की वैल्यू 3 आ गई और जो हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है मतलब जिसकी वैल्यू निकालनी है इसकी, इसमें पुट कर देंगे तो 5x माइनस 3 तो 5 इंटू 3 माइनस 3 अपॉन 3 इंटू 3 माइनस 1 5 3 15 माइनस 3 3 3 9 माइनस 1 हो जाएगा 12 अपॉन 8 तो 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा तो हो जाएगा 3/2। 3/2 मतलब ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, बस हमने करा क्या है, बस जो एक्सप्रेशन दिया हुआ था मैं ये वाला इसको सॉल्व करके यहाँ से x की वैल्यू निकाली है जो यहाँ पर है, x की वैल्यू 3 आ गई और फिर जिसकी वैल्यू पूछी है 5x माइनस 3/3x माइनस 1 ये हमने x की वैल्यू पुट कर दी, तो ये हमारा आंसर आ गया 3/2। नेक्स्ट, एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं ए और बी में से प्रत्येक को 348 रुपये पर बेचा। ठीक है, ए को भी 348 पर बेचा और बी को भी और 348 पर बेचा। यदि वस्तु ए पर उसे 20% का लाभ तथा वस्तु बी पर उसे 13% की हानि हुई तो पूरे लेन देन में उसे कितना लाभ प्राप्त हुआ। ठीक है, कितना लाभ प्राप्त हुआ उसने बता दिया कि लाभ प्राप्त हुआ है, तो हमें नहीं पता उनका कॉस्ट प्राइस क्या था। पहले ए और बी इन दोनों का सेलिंग प्राइस तो हमें पता है कि 348 रुपये में बेचा है दोनों को। ठीक है, अभी इनका कॉस्ट प्राइस और निकालना है। ठीक है, तभी तो हमें पता पड़ेगा कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ। तो इसमें हमें कितना हुआ 20% का प्रॉफिट हुआ है और इसमें 13% का लॉस हुआ है। ठीक है, तो अगर 20% का प्रॉफिट हुआ है इसमें तो ये किसकी वैल्यू है, ये है 120% की वैल्यू। ठीक है, इसका मान लेते हैं एक्स कॉस्ट प्राइस था और इसका वाई था, तो एक्स का 120% की वैल्यू है 348 रुपये। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 12 से 12 2 ज़ा 24 10 बचेगा 108 12 9 ज़ा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 290। ठीक है, और इसकी ये 13% का लॉस हुआ मतलब ये 87% की वैल्यू है, तो वाई का 87%। ठीक है, किसके बराबर 348 के बराबर है। तो ये कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 7 से 8 45 8 4 ज़ा। ठीक है, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400। तो कॉस्ट टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई मतलब 290 प्लस 400 तो कितना हो जाएगा 690। ठीक है, 690 उसका कॉस्ट प्राइस था टोटल दोनों ये वैल्यू उन वस्तुओं का, और इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 348 प्लस 348 8 8 16 का हासिल 2 4 4 8 और 1 9 3 और 3 6 696 रुपये। ठीक है, 696 690 रुपये का सामान खरीदा उसने 696 का बेच दिया तो कितने रुपये का प्रॉफिट होगा उसे 6 रुपये का। ठीक है, 6 रुपये का मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा 6 रुपीज़। ठीक है, उसने वैल्यू पूछी है, परसेंटेज में नहीं पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16,000 रुपये की एक धनराशि 2 कंप्लीट 1/3 वर्ष में 15% वार्षिक दर से एक्स हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित, ठीक है वार्षिक संयोजित मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो एक्स का मान क्या होगा। ठीक है, तो वैल्यू बतानी मतलब उसका टोटल अमाउंट बताना है।
तो उसने प्रिंसिपल कितना दिया हुआ 16,000, तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 अपॉन एन, एन मतलब टाइम। उसने टाइम कितना दिया हुआ है 2 कंप्लीट 1/3, मतलब उसको हमने 2 साल और 1/3 साल, मतलब कि 12 से करेंगे तो 4 मंथ्स। तो इसका कैसे निकालेंगे 2 का और इसका निकालेंगे, फिर इसके निकालने के लिए क्या करेंगे हम परसेंटेज को, जैसे 15% वार्षिक है तो हम 1/3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, पहले 2 साल का कर लेते हैं, पी 16,000 1 प्लस 15% अपॉन 100 का स्क्वायर, अब इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे बाकी का 1/3 जो 1 प्लस 15/3 और परसेंट, मतलब ये 100 वाला, ये तो 100 यही है। ठीक है, ये एक वन टाइम का है, मतलब परसेंटेज को हमने उसी पोर्शन में डिवाइड कर दिया 1/3 में। और ये टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू निकालनी है 16,000, 5 दिया 5 से 20 हुआ, तो कितना हो जाएगा 20 और 1 प्लस 3 23/20 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 5 जा और 5 से कैंसिल करेंगे 20, तो ये हो जाएगा 21 प्लस 1/20 हुआ। तो इसको लिख सकते हैं हम 16,000 23/20 23/20 और ये हो जाएगा 21/20। ठीक है, 1 2 3 1 2 3, ठीक है, 2 से 8 टाइम्स, 2 से 4 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स। ठीक है, अभी बचा 2 इंटू 23 मतलब 23 का स्क्वायर कितना होता है 529 मल्टीप्लाई बाय 21, 2 इंटू और इसके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 42 529। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनसे कितना आ जाएगा 22,218 रुपये। ठीक है, जो कि एक्स की वैल्यू है। पर यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि एक्स का मान क्या होगा, तो कितना होगा 22,218, मतलब कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पूरक कोणों का अंतर 40 डिग्री है, यदि उनमें से छोटा कोण y है तो 2y प्लस 15 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, ऐसे एंगल जिनका, जैसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो, जैसे दो एंगल हैं x और y, तो इनका सम कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, एक तो उन्होंने दिया हुआ है छोटा एंगल y डिग्री है, तो दूसरा कितना हो जाएगा 90 में से माइनस कर देंगे तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा या पूरक कोण हो जाएगा। ठीक है, तो वो कह रहा है उनका अंतर, तो ये y तो छोटा है तो ये बड़ा होगा, इसमें तो माइनस कर देते हैं 90 डिग्री माइनस वाई माइनस वाई, वो किसके बराबर है 40 डिग्री जो क्वेश्चन में दिया है। तो 90 माइनस 2y इज इक्वल टू 40, 40 को इधर ले आएंगे 90 माइनस 40 इज इक्वल टू 2y, तो कितना हो जाएगा 50 इज इक्वल टू 2y, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2 से डिवाइड कर देंगे तो 25 डिग्री। ठीक है, और हमसे वैल्यू किसकी पूछी है 2y प्लस 15 डिग्री, तो 2 इंटू वाई की वैल्यू 25 प्लस 15, तो कितना हो जाएगा 50 प्लस 15, तो हो जाएगा 65 डिग्री। 65 डिग्री मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न आकृतियों में से किनमें सममित रेखाएं की संख्याएं बराबर नहीं। ठीक है, सममित रेखाएं मतलब सिमेट्रिक लाइंस। ठीक है, सिमेट्रिक लाइन मतलब क्या होती हैं कि कोई भी ऐसी फिगर जिसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर हम कोई जैसे लाइन बना दी, ये सपोज करो सिमेट्रिक लाइन है, तो इसके दोनों तरफ का पोर्शन इधर का भी और इधर का भी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। ठीक है, ये जैसे हम कह सकते हैं कि एक तरह से ये लाइन जो है मिरर इमेज का काम करती है। ठीक है, अब यहाँ जैसे आइसोसेलेस ट्राइंगल और काइट, अब ये दो फिगर दी हुई हैं, हमें बताना है किन दो फिगर की सेम नहीं है, मतलब बराबर नहीं है। तो पहले सभी जितनी फिगर दी हुई हैं सबकी सिमेट्रिक लाइन क्या क्या होंगी वो देख लेते हैं। जैसे आइसोसेलेस ट्राइंगल है फर्स्ट, आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब जिसकी दो भुजाएं या दो साइड बराबर होती हैं, जैसे ये और एक, ये दो साइड बराबर हैं इसकी दोनों, या आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इसमें क्या होगी, इसमें एक ही सिमेट्रिक लाइन होगी ये। ठीक है, अब ये इधर वाली इसकी जो है सिमेट्रिक लाइन दोनों बराबर हैं, तो इसे बराबर दो भागों में डिवाइड करेगी, मतलब ये मिड पॉइंट हो जाएगा। तो इसका ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों सेम होगा। ठीक है, काइट, अब सेकंड क्या है काइट, काइट इस तरीके से होती है। काइट की क्या पहचान होती है कि जो उसकी एडजेसेंट साइड होती है, मतलब ये और ये, ठीक है, ये बराबर होंगी दोनों आपस में, और इसकी ये दोनों साइड नीचे वाली, ठीक है, टू एडजेसेंट साइड जो है बराबर होती हैं। तो इसमें भी एक ही सिमेट्रिक लाइन होगी ये। ठीक है, अब इधर देखेंगे तो ये वाला पोर्शन भी सेम होगा और ये वाला भी सेम होगा। ठीक है, इसका ही इस तरीके से नहीं हो सकता ये, जैसे अगर आप इस तरीके से करेंगे तो ये नहीं होगा, क्योंकि इधर की जो है ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों बराबर हैं। सपोज करिए ये दोनों छोटी हैं और ये दोनों बड़ी हैं, तो ये दोनों जो पार्ट हैं ये दोनों बराबर नहीं होंगे, इधर के बराबर होंगे। जैसे कि इधर के लेफ्ट में ये दो ट्राइंगल बने हैं, तो ये बीच वाली लाइन तो कॉमन है और ये वाली साइड इसके बराबर होगी, ये वाली साइड इसके बराबर होगी। ठीक है, इस तरीके से इन दोनों में, तो इसमें भी एक हो गई और इसमें भी एक हो गई। उसके बाद क्या है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कैसे होता है, पैरेललोग्राम होता है इस तरीके से, जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल भी होती हैं
मतलब ये दोनों पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी होंगी, और ये दोनों पैरेलल होंगी और ये दोनों इक्वल भी होंगी, मतलब ये वाली इसके इक्वल होगी और ये वाली इसके इक्वल होगी, ठीक है। अब इसमें सिमेट्रिक लाइन कितनी होंगी, इसमें सिमेट्रिक लाइन एक भी नहीं होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर हम सपोज़ कीजिए इस तरीके से बनाते भी हैं, इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है, तो इधर वाला पोर्शन एग्जैक्टली इधर वाले पोर्शन के बराबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये तो इधर की तरफ टिल्ट हो रहा है और ये भी इधर की तरफ टिल्ट हो रहा है, ठीक है। अगर ये जैसे स्क्वायर या रेक्टेंगल होता तो एक चांस था कि तो बन सकता है, ठीक है, लेकिन अभी नहीं बन सकता, ठीक है। तो इसमें कितनी होंगी सिमेट्रिक लाइन, 0। उसके बाद रेक्टेंगल, रेक्टेंगल होता है इस तरीके से, जिसकी अपोजिट साइड बराबर होती हैं और एंगल कितने डिग्री का होता है उसके, 90 डिग्री के चारों। तो इसमें दो सिमेट्रिक ऑफ लाइन होंगी, एक तो इस तरीके से, ठीक है, बिल्कुल मिड से पास करेंगे, और एक इस तरीके से। तो इसमें दो सिमेट्रिक ऑफ लाइन हो गए। उसके बाद है रोम्बस, ठीक है। रोम्बस पैरेललोग्राम की तरह होता है, बस उसमें चारों साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा, तो इसमें सिमेट्रिक लाइन क्या होंगी, वो एक इस तरीके से होगी और एक इस तरीके से होगी, ठीक है। दो सिमेट्रिक ऑफ लाइन हो जाएंगी, दो सिमेट्रिक लाइन। उसके बाद क्या बचा, उसके बाद है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम होता है जिसका सिर्फ वन पेयर पैरेलल हो, ठीक है, जैसे एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो ये दोनों साइड क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ये हो गया ट्राइपीजियम। उसने क्या, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस का मतलब जिसमें दो साइड बराबर होती हैं, तो जो उसकी पैरेलल वाली साइड है वो तो बराबर नहीं होंगी, अगर वो बराबर हो जाएंगी तो ये पैरेललोग्राम ही बन जाएगा, ठीक है। लेकिन पैरेललोग्राम ट्राइपीजियम से अलग होता है, जो इसकी नॉन पैरेलल साइड्स हैं ये वाली और ये वाली, ठीक है, इनको मान लेते हैं कि बराबर है, ठीक है, ये इसके बराबर है। तो इसमें कितनी होंगी, आइसोसेलेस ट्राइपीजियम में सिर्फ एक ही सिमेट्री ऑफ लाइन होगी जो कि इसके मिड पॉइंट से, ठीक है, मतलब इसके मिड से पास होगी, ठीक है, इस तरीके से। अब इसका लेफ्ट वाला पोर्शन और राइट वाला पोर्शन दोनों बिल्कुल एक्जैक्टली सेम है, तो ठीक है। इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी, 1। अब ऑप्शन चेक करते हैं कि ऑप्शन में किस किसका पूछा। सबसे पहले आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड काइट, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल और काइट दोनों में 1 1 होती हैं, ठीक है, हम देख चुके हैं, तो ये तो सही है। उसने पूछा किसके बराबर नहीं है, ठीक है, तो सही है। नेक्स्ट काइट एंड पैरेललोग्राम, काइट ये रही, इसमें एक होती है और पैरेललोग्राम में कितनी होती है, 0, ठीक है, तो इन दोनों में बराबर नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। और बाकी देख लेते हैं रेक्टेंगल और रोम्बस। रेक्टेंगल ये रहा, इसमें कितनी होती है, 2, और रोम्बस में भी कितनी होती है, 2, ठीक है। और उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है काइट एंड आइसोसेलेस ट्राइपीजियम, तो काइट में कितनी होती है, काइट में सबसे पहले देखा था हमने कितनी, 1 होती है, और आइसोसेलेस ट्राइपीजियम में भी 1 होती है, ठीक है, दोनों में 1 1 होती है। तो इसमें 1 हो गई, इसमें 2 होगी दोनों में, और इसमें दोनों में 1 होगी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि काइट में होती है 1 और पैरेललोग्राम में होती है 0, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि किसमें कितनी सिमेट्रिक लाइन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर पर, ठीक है, कोई त्रिभुज है पी क्यू और आर पर एस एक बिंदु है स्थित, क्यू आर पर एक बिंदु एस स्थित है कि पी एस परपेंडिकुलर है, पी एस परपेंडिकुलर है क्यू आर पर, ठीक है, ये पॉइंट हो गया, पी एस परपेंडिकुलर होगा क्यू आर पर, तथा पी एस एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर मतलब इस वाले को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित मतलब दो बराबर भाग में डिवाइड करती है, मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों बराबर हैं। उसका कहने का मतलब क्या है, एंगल क्यू पी एस, एंगल क्यू पी एस किसके बराबर है, एंगल आर पी और एस के, एंगल आर पी एस के, ठीक है। तो बताना निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है वो बताना है, ठीक है। तो ये जो साइन दिया हुआ है कॉन्ग्रुएंस का साइन, कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस कितने तरीके से होती है, 4-5 तरीके से होती है, एस ए एस 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 आर एच एस और ए, ठीक है। तो पी क्यू एस और एंगल पी एस आर, तो पी क्यू एस और पी एस आर, ठीक है। सबसे पहले तो हमें इनका सीक्वेंस देखना है कि सीक्वेंस भी सही होना चाहिए। जैसे हम पी पहले वाले का देखें, चारों में दे रखा है पी क्यू एस पी क्यू एस पी क्यू एस लेफ्ट साइड में, तो पी क्यू और एस, ठीक है, पी क्यू एस ये वाले की बात करें, मतलब पी क्यू एस। तो हमें जो कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना होगा वो भी इसका सीक्वेंस क्या होगा, पी आर और एस के होगा, ठीक है। पी क्यू एस को कॉन्ग्रुएंस जो प्रूफ करना होगा हमें पी आर एस, ठीक है। सीक्वेंस भी ध्यान रखना है ट्राइंगल। तो अब इसमें से पी एस आर एस ऑप्शन को हटा दीजिए और पी एस आर थ्री में भी इसको भी हटा दीजिए, तो ये दो ऑप्शन बचे पी आर एस के, बी और डी, ठीक है। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंस हो रहा है बस हमें वो बताना है। अगर ये वाला एंगल परपेंडिकुलर है क्यू आर पे, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ठीक है। तो एंगल पी एस आर इज इक्वल टू एंगल पी एस क्यू होगा, क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं, ठीक है। और एंगल क्यू
पी एस क्यू पी एस इज इक्वल टू एंगल होगा आर पी एस, क्योंकि क्या है गिवन है, दोनों बराबर हैं, क्योंकि दोनों जो लाइन है पी एस वो एंगल क्यू पी आर को समद्विभाजित कर रही है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या है बराबर है, हमें क्वेश्चन में दिया था। थर्ड दो चीज़ें बराबर हो गई। तीसरा क्या है, जो लाइन पी एस है, ठीक है, पी एस इज इक्वल टू पी एस, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल में होगी, इसमें भी होगी और इसमें भी होगी, ठीक है, क्योंकि दोनों बीच में है, तो ये क्या है कॉमन लाइन है, ठीक है। अब तीन कॉन्ग्रेंस प्रूफ करने के लिए तीन ही चीज़ चाहिए। अब यहाँ दो एंगल और एक साइड इक्वल है, तो ये कौन से उसे हो गए, दो एंगल भी ये देखते हैं उसको दोबारा बनाकर। एक तो एंगल ये है 90-90 और एक ये दोनों, ठीक है। ए जो प्रॉपर्टी होती है वो कहती है दो साइड और एक एंगल, लेकिन वो दो एंगल भी उसी साइड पर होने चाहिए, उसी साइड पर मतलब ये लाइन पी एस, ठीक है, तो हमने पी एस ही ली हुई है, तो ये कॉन्ग्रेंस हो गया एंगल ट्राइंगल पी क्यू एस, कॉन्ग्रेंस हो गया ट्राइंगल पी आर एस से, ठीक है। और कौन सी प्रॉपर्टी से, बाय ए एस ए, ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। और आर एच एस से कैसे कॉन्ग्रेंस होता है, आर एच एस से होता है कि जब ये कोई ट्राइंगल है, ठीक है, ये इसका दूसरा ट्राइंगल, तो राइट एंगल हो गया, आर का मतलब आर एच एस, आर का मतलब हो गया राइट एंगल, ठीक है, जो दोनों में है, ठीक है। उसके बाद हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मतलब जो 90 डिग्री के सामने वाली, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होनी चाहिए। और एस मतलब अब दो साइड बची, एक ये और एक ये, इनमें से कोई सी भी साइड बराबर हो जाए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आर एच एस के लिए क्या, एक राइट एंगल होना चाहिए बराबर, हाइपोटेनियस बराबर होना चाहिए, और जो बेस और परपेंडिकुलर बचा उनमें से कोई सी भी एक साइड दूसरे के, जैसे पहले का बेस दूसरे बेस के बराबर हो जाए, या पहले का परपेंडिकुलर दूसरे के परपेंडिकुलर के बराबर हो जाए, ठीक है। ये तो एक साइड जॉइंट है, अलग अलग ट्राइंगल भी हो सकते हैं, जैसे ये इस तरीके से, तो दोनों में राइट एंगल हो गया। और उसके अलावा ये हाइपोटेनियस, अभी दो साइड बची, एक ये और एक ये, अब या तो ये वाली इसके बराबर हो जाए या ये वाली इसके बराबर हो जाए, तो हम कहेंगे कि कॉन्ग्रेंस कौन सी प्रॉपर्टीज होगा, आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड से, ठीक है। और एस ए एस मतलब दो साइड के बीच में एक एंगल, जैसे कि ये अब ये दो साइड बराबर हैं, मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल के, ये इसके और ये इसके, तो ये वाला एंगल होना चाहिए, ठीक है, ये जो नहीं कि ये वाला एंगल होगा, ठीक है, तब ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी। उसके लिए एस ए एस मतलब दोनों साइड के बीच में ही एंगल होना चाहिए, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी उस त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई हो सकती है जिसकी दो भुजाओं की लंबाई 19 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। कोई त्रिभुजा उसकी दो भुजाएं दी हैं 19 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, तो हमें बताना है कि तीसरी कौन सी भुजा हो सकती है, ठीक है, मतलब पॉसिबिलिटी बतानी है। तो एक प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की, दो प्रॉपर्टी होती हैं बेसिकली, कि एक की ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, 1 2 3, इनका सम कितना होगा 180, ठीक है। लेकिन यहाँ एंगल की बात नहीं कर रहा है, तो हमें यहाँ दूसरी वाली प्रॉपर्टी जो कि साइड पर बेसिस है उसको अप्लाई करना है। उसको कैसे अप्लाई करना है, वो होती क्या है पहले समझना है। वो होती है कि किसी भी त्रिभुज की कोई भी दो भुजाएं, ठीक है, सपोज कीजिए ये और ये, किसी भी दो भुजाओं का योग जो होता है सम हमेशा तीसरी वाली से बड़ा होता है, जैसे कि ए बी सी, तो ए बी प्लस बी सी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ए सी, ठीक है। जरूरी नहीं है ये दो साइड लें, इन दोनों को भी ले सकते हैं या इन दोनों को भी ले सकते हैं, ठीक है। किसी भी दो साइड का सम तीसरी से बड़ा होना चाहिए, बस बात इतनी सी है। तो 19 और 15 इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो 19 और 15 कितना आ जाएगा 34 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये बात ध्यान रखने की, बड़ा ही होना चाहिए, इक्वल भी नहीं होना चाहिए। तो 19 और 15, ठीक है, तो ये 19 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 34, तो 3 से बड़ा है तो ये हो सकता है, 4 से बड़ा है ये भी हो सकता है, 33 से बड़ा है ये भी हो सकता है, लेकिन ये 34 के बराबर है तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। हमने कहा था कि बड़ा ही होना चाहिए, ना छोटा बड़ा ही होना चाहिए और बराबर भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, सिर्फ बड़ा होना चाहिए। तो ये तीन ऑप्शन हो सकते हैं। अब इन तीनों को भी देख लेते हैं, जैसे सपोज कीजिए 19 15 और 3, पहले ऑप्शन से शुरुआत करते हैं। तो 15 और 3 को अगर ऐड कर दें तो 18, ठीक है। और हमारा क्या था कि वो जो रिजल्ट था वो ये था कि किसी भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये तो छोटा है 19 से, तो ये तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट 19 15 और 4, ठीक है, अगर 15 और 4 को ऐड करेंगे तो 19 आएगा, बड़ा होना चाहिए था बराबर नहीं होना चाहिए तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब इसके अलावा एक ही ऑप्शन बचता है 33, आंसर यही होगा, लेकिन इसको फिर भी सभी को चेक करके दिखाएंगे। 19 15 और 33 इन दोनों को ऐड किया था हमने, कितना है 34, तो इससे बड़ा है, ठीक है। अब 19 और 15 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 8 4 48, जो कि 19 से बड़ा है, ठीक है। और 19 और 33 को ऐड करेंगे, 9 3 बार को तो 3 4 5 52, जो कि बड़ा है 15 से, ठीक है। अब तीनों साइड को हमने ऐड कर लिया, वो मतलब 3 तरीके से, और वो हमेशा बड़ी आ रही है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, मतलब 33 सेंटीमीटर हो सकती है तीसरी भुजा की लंबाई। नेक्स्ट, किसी चतुर्भुज ABCD के कोण ABC और D क्रमशः 3x - 10 x + 30
2x प्लस 30 और 2x माइनस 10 डिग्री हो तब जो यह चतुर्भुज है एक ट्रेपीजियम, समांतर, काइट या रेक्टेंगल। ठीक है, अभी चारों हैं तो चतुर्भुज ही, मतलब उसने क्वेश्चन में दे दिया कि ABCD एक चतुर्भुज है, तो हमें चतुर्भुज कैसा है ये तो नहीं पता, लेकिन हमें एक प्रॉपर्टी जरूर पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो पहले यहाँ इसको सॉल्व करके x की वैल्यू मतलब इसके एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 3x माइनस 10 डिग्री प्लस x प्लस 30 प्लस 2x प्लस 30 प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 360 के, क्योंकि चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। 3x प्लस x 4x प्लस 2x 6x प्लस 2x 8x। ठीक है, माइनस के 10 तो हो जाएगा माइनस के 20 प्लस के 30 प्लस के 30 प्लस के 30 इज इक्वल टू 360। 8x माइनस के 20 प्लस के 60 प्लस के 40 बचेंगे इज इक्वल टू 360। 8x इज इक्वल टू 360 माइनस 40, इधर ले जाएंगे दूसरी तरफ तो 40 हो जाएगा माइनस का, तो इसे माइनस करेंगे 320 और 8 से 8 4 द 32 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40। ठीक है, 40 डिग्री। तो x की वैल्यू अभी चारों एंगल की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहला एंगल था 3x माइनस 10 डिग्री, तो 3 इंटू 40 माइनस 10, तो 3 10 जा वो 3 40 जा 120 माइनस 10 110 मतलब 110। फिर x प्लस 30 मतलब कि x की वैल्यू 40 प्लस 10 तो ये कितना हो जाएगा 50, सॉरी 30 थी, तो ये जाएगा 70 डिग्री। थर्ड क्या है 2x प्लस 30 मतलब 2 गुणा x की वैल्यू 40 प्लस 30, तो 40 दूनी 80 प्लस 30 110। ठीक है, और लास्ट है 2x माइनस 10 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 40 माइनस 10, 40 दूनी 80 माइनस 10 70 डिग्री। ठीक है, ये एंगल A है, B, C और D। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि एंगल A बराबर है एंगल C के और एंगल B बराबर है एंगल D के। ठीक है, तो ऐसा कब होता है, ऐसा होता है समांतर चतुर्भुज में। ठीक है, समांतर चतुर्भुज की क्या प्रॉपर्टी होती है, समांतर चतुर्भुज इस तरीके से होता है कुछ, और उसकी प्रॉपर्टी होती है कि पहली प्रॉपर्टी होती है कि उसकी जो अपोजिट साइड्स हैं मतलब ये दोनों साइड पैरेलल होंगी और ये दोनों साइड पैरेलल होंगी। ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि उसकी अपोजिट साइड मतलब ये दोनों इक्वल होंगी आपस में और ये दोनों इक्वल होंगी। थर्ड प्रॉपर्टी होती है कि जो उसके अपोजिट एंगल होते हैं जैसे एंगल A B C D। ठीक है, एंगल A C के बराबर होगा और एंगल D B के बराबर होगा। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी और होती है कि जो उसके डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब बाइसेक्ट का मतलब जैसे AC को BD कर रहा है बाइसेक्ट। ठीक है, मतलब ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन के बराबर होगा और ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन के बराबर होगा। ठीक है, इस अभी सभी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, कोई सी भी यूज़ हो सकती है एग्जाम में। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन B सही हो जाएगा, क्योंकि इसके अपोजिट एंगल बराबर हैं और वो सिर्फ पैरेललोग्राम में ही होते हैं। नेक्स्ट, भुजाओं 24 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर और 51 सेंटीमीटर वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, तो एक त्रिभुज है जिसका भुजाएं दी हुई हैं 24 45 और 51, तो जो उसका जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है 45 सेंटीमीटर वाली लंबाई के बराबर है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, तो देन द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल, तो हमें उसका पैरामीटर निकालना है। ठीक है, पैरामीटर निकालने के लिए पहले आयत की लंबाई पता है, चौड़ाई भी तो पता होनी चाहिए, वो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे हम दोनों का क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ, त्रिभुज का एरिया दिया बराबर दिया हुआ किसके रेक्टेंगल के एरिया के। ठीक है, तो इनका पुट कर देंगे। अब त्रिभुज कैसा है ये पता करने के लिए या तो आप डायरेक्ट, अगर आपको ये नहीं पता कि त्रिभुज कैसा है तो हम डायरेक्ट क्या लगा सकते हैं, हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी से। ठीक है, ए बी सी क्या है यहाँ पर उसकी साइड्स हैं तीनों, और एस क्या है सेमी पैरामीटर। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, जैसे 24 45 और 51 तीन साइड। ठीक है, इनका सम सबसे बड़ी साइड ये है, तो ये अगर सपोज करें कि हम पाइथागोरस चेक कर लेते हैं कि अगर क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो उससे हमें आसान हो जाएगा। ठीक है, 24 का स्क्वायर पाइथागोरस ये होते हैं ना, पर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस का स्क्वायर। चेक कर लेते हैं क्या इनका स्क्वायर 51 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। 24 का स्क्वायर होता है 566 और 45 का, ठीक है, उसको एक ट्रिक है छोटी सी याद रखिएगा, जिस भी नंबर के यूनिट प्लेस पर 5 आ रहा है सिर्फ उसके लिए 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, 5 से नेक्स्ट, ठीक है, इसका तो हो गया 5 का 25 और उससे पहले क्या बचा 4। ठीक है, 4 से नेक्स्ट डिजिट क्या आती है 5, तो 4 और 5 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 20, तो इसका जो स्क्वायर हो जाएगा 2025। इन दोनों को ऐड कर दीजिए 576 छः 5 क्या गई 7 और 9 10 की 0 हासिल 1 5 और 1 6 2। ठीक है,
2601। ठीक है, अब ये किसका स्क्वायर है, ये है 51 का स्क्वायर। ठीक है, 51 का स्क्वायर हमें कैसे पता कि 51 का स्क्वायर है, तो 51 का स्क्वायर निकालने की एक तरीका, ठीक है, 51 का नहीं 40 से लेके 60 तक तो क्या तरीका होता है उसका, बस हमें एक नंबर याद रखना होता है, जैसे 5। ठीक है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। ठीक है, अब ये 50 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर लिख लेंगे 2 डिजिट में, तो 1 का स्क्वायर होता है 1, तो उसको 2 डिजिट में लिखेंगे तो 1। अब ये 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब ये 5 से कितना ज़्यादा, मतलब 50 से कितना ज़्यादा, 1 ज़्यादा है, तो उस 1 को हम क्या करेंगे 25 में ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 26। ठीक है, एक बार बताता हूँ क्या करना होता है, 40 से लेकर 60 तक अगर किसी का स्क्वायर निकालना हो तो जैसे 51 है। ठीक है, 1 50 से कितना ज़्यादा है 1, तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे 0 1, 2 डिजिट में निकलना है, ये याद रखना है। ठीक है, फिर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ठीक है, और ये 50 से कितना ज़्यादा था 1, तो 1 इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2601। ठीक है, तो हमसे यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से पता चला कि ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है, और तो फॉलो कर रहा है तो वो फॉलो कहाँ होती है, सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में होती है। तो ये ट्राइंगल इस तरीके से होगा, कोई ये हो गया 51, ये हो गया 24 और ये हो गया 45। ठीक है, 24 55 को बेस परपेंडिकुलर कुछ भी मान सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ एरिया का फॉर्मूला, यहाँ से हमें कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, बस इसलिए किया है, वरना हम वहाँ से अगर एरिया निकालते हैं हीरोन्स फार्मूला से तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती। तो ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और रेक्टेंगल का क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हाँ, अब बेस कितना होगा 24 और हाइट कितनी होगी 45। ठीक है, 2 से कैंसिल करेंगे 12 टाइम्स, और लेंथ दी हुई है 45, हमें ब्रेथ निकालनी है, तो 45 से 45, तो ब्रेथ कितनी होगी 12। ठीक है, ब्रेथ मिल गई 12, मतलब चौड़ाई मिल गई। अब हमें क्या निकालना है, उस आयत का परिमाप निकालना है। तो परिमाप कितना होता है 2l प्लस बी, तो 2l कितना है 45 और ब्रेथ कितनी है 12, तो कितना हो जाएगा 5 और 2 7, 4 और 1 5, 57 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 7 से 14 का 4 कैरी 1, 2 5 से 10 और 1 11, तो 114 सेंटीमीटर। ठीक है, 114 सेंटीमीटर मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमने करा क्या, उसने कहा था कि क्षेत्रफल दोनों के बराबर हैं, तो हमने सबसे पहले दोनों के क्षेत्रफल बराबर कर दिया। दोनों के क्षेत्रफल, अभी त्रिभुज कैसा है ये तो क्वेश्चन में दिया नहीं है। ठीक है, तो नहीं दिया तो उसका एक तरीका यह है कि हम डायरेक्ट हीरोन्स फार्मूला यूज़ कर लें। हीरोन्स फार्मूला ये रहा है। ठीक है, और यहाँ पर एस कैसे निकालते हैं, एस निकालते हैं, एस होता है सेमी पैरामीटर, मतलब पैरामीटर सभी साइड्स का सम और उसका हाफ कर देंगे तो सेमी मतलब आधा हो जाएगा, ये एस की वैल्यू होती है। लेकिन यहाँ नंबर थोड़े बड़े थे, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती, तो हमने क्या करा, पहले उसको चेक कर लिया कि वो कैसा त्रिभुज है। ठीक है, अभी त्रिभुज कैसा है तो उसके लिए हमने कहा, हमने बस ये कर चेक किया कि ये क्या राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है, मतलब समकोण त्रिभुज तो नहीं है। अगर समकोण त्रिभुज होगा तो हम उसमें एक फॉर्मूला लगा सकते हैं क्षेत्रफल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, और ये क्या हुआ, फिर यहाँ पर हमने चेक किया तो ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा था। पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में फॉलो होती है, तो हमें यहाँ से पता चल गया कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल तो हमने इसका फॉर्मूला जो क्षेत्रफल का 1/2 आधार गुणा ऊंचाई पुट कर दी है। उसके बाद दोनों का एरिया इक्वल पुट कर दिया, वहाँ से रेक्टेंगल की ब्रेथ पता चल गई हमें। फिर उसके बाद हमने पैरामीटर निकाल लिया रेक्टेंगल का। ठीक है, जो कितना है 114 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार शीट से 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त काट लिया जाता है, तब शेष शीट का क्षेत्रफल। ठीक है, तो पूरे क्षेत्रफल कितना था 16 सेंटीमीटर का, मतलब पूरी शीट, तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 8, तो इसका टोटल एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, इसको कैपिटल आर मान लेते हैं। उसमें से जितना काट करा है हमने, सपोज कि जैसे शीट है इसका 8 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब इसमें से हमने कोई छोटा सा काट लिया 6 सेंटीमीटर का, तो बचे हुए का मतलब इस पूरे में से अगर हम ये अंदर वाला माइनस कर देंगे तो ये बाहर वाला जो बचा वो पता चल जाएगा। तो ये पूरा इसमें से माइनस कर देंगे जो काटा है हमने, स्मॉल आर स्क्वायर। या क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वृत्त के पाई आर स्क्वायर, तो पाई दोनों में कॉमन है, उसे बाहर ले सकते हैं आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब जो बड़ा वाला 8 का स्क्वायर माइनस छोटा वाला कितना है, अंदर वाला जो कट किया 6, तो 6 का स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 क्वेश्चन में गिवन है, इंटू 8 का स्क्वायर 64 माइनस 6 का स्क्वायर 36, तो 22/7 इसको माइनस करेंगे तो 4 में से 6, 14 में से कैरी लेना पड़ेगा तो 8, अब 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2, तो 7 से कैंसिल कर देंगे, 7 4 है तो 22 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बची हुई शीट का क्षेत्रफल कितना होगा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु के एक ठोस घनाकार बॉक्स, ठीक है, घनाकार मतलब क्यूबॉइड बॉक्स है जिसकी विमाएं 200 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है, को पिघलाकर एक ठोस घन मतलब क्यूब के रूप में ढाला जाता है, तो दोनों
दोनों ठोसों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो जब भी हम किसी भी 3D शेप को मेल्ट करके पिघलाकर एक शेप से दूसरी शेप में चेंज करते हैं तो उनका जो आयतन है, वॉल्यूम है, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, वो बराबर रहता है। मेल्ट करने से उनके आयतन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होगा, ठीक है, वही क्यूब का वॉल्यूम होगा। तो क्यूबॉइड का होगा L इंटू बी इंटू एच, और क्यूब का क्या होगा, साइड की क्यूब। ठीक है, क्योंकि एल बी एच तीनों सेम ही होते हैं। तो ये कितना है, 200 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100, तो साइड का क्यूब। ठीक है, 5 और 2 ज़ा 10 और 3 जीरो ये आ जाएंगे, 1 2 3 और 2 जीरो ही हैं, तो टोटल कितनी होगी, 6 जीरो। तो दोनों तरफ का क्यूब रूट ले लेते हैं। ठीक है, इसमें इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू साइड। तो 3 के पेयर में से क्यूब रूट है, 3 के पेयर में से एक बाहर आ जाएगा 100, तो क्यूब की साइड कितनी हो जाएगी, 100 सेंटीमीटर। अब उसने पूछा कि दोनों ठोसों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर, तो हम दोनों का निकाल लेते हैं, जिसका ज़्यादा होगा उसमें से माइनस कर देंगे। तो क्यूबॉइड का निकालते हैं पहले। क्यूबॉइड का क्या होगा, 2L इंटू बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, तो 2 लेंथ कितनी है, 200, ब्रेथ कितनी है, 50 सेंटीमीटर, प्लस ब्रेथ 50 और हाइट 100 प्लस हाइट 100 और लेंथ 200। तो 200 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10 और 3 जीरो और आ जाएंगी, प्लस 5000 प्लस 2 एकम 2 और ये 4 जीरो, 1 2 3 4, तो कितना 10,000 और 20,000 30,000 और 5 35,000। तो 2 इंटू 35,000, 35 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 70 और 3 जीरो हो जाएंगे, तो हो जाएगा 70,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो है क्यूबॉइड का। अब क्यूब का निकालते हैं। क्यूब का क्या होता है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो 6 इंटू साइड, साइड कितनी थी, 100 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000 और 10,000। ठीक है, एक जीरो ज़्यादा लगे, तो 10,000 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60,000। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका 70,000 है, इसका 60,000 है, तो कितने का डिफरेंस है इनमें, 10,000 का, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमसे इनका डिफरेंस ही पूछा गया है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, आरोही क्रम में व्यवस्थित प्रेक्षणों 42, 48, x प्लस 15, x प्लस 17, x प्लस 20, 58 और 60 का माध्य 53 है, तो इन आंकड़ों का माध्य। ठीक है, ये मीन दिया हुआ है और हमें मीडियन निकालना है। ठीक है, तो मीन दिया हुआ था, यहाँ से इसकी हेल्प से पहले हम x की वैल्यू निकालते हैं, फिर निकालेंगे इसका मीडियन, माध्य। तो मीन कैसे निकालते हैं, माध्य वो होता है पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। ठीक है, तो पदों का योग माध्य तो दिया हुआ है 53, तो 53 यहाँ पुट कर देंगे, और पदों का योग तो सबको ऐड कर लेते हैं, 42 प्लस 48 प्लस x प्लस 15 प्लस x प्लस 17 प्लस x प्लस 20 प्लस 58 प्लस 60 प्लस 58 प्लस 60 अपॉन, अभी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, ये 7 हैं, साथी का 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, 7 हैं, तो अपॉन 7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 चला जाएगा 53 के साथ, 53 मल्टीप्लाई बाय 7। अब इन सभी को ऐड कर लेते हैं, इनको ऐड करेंगे तो 40 40 80 और 8 हो तो 10 90, 15 और 17 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, x और x 2x प्लस 32। ठीक है, एक x यहाँ भी है तो एक साथ ही कर लेते हैं, 3x हो जाएगा, और 20 और 60 80, 80 और 58 138। अब इनको भी ऐड कर लेते हैं, 90 प्लस 3x और फिर, और ये कितना हो जाएगा, 8 और 2 10 की 0, हाथ से 1 2 3 और 3 6 और 1 7 और 1 170 हो गया, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 21 का 2 कैरी 2, 7 5 35 और 2 37, 371, और 90 और इसको ऐड करेंगे 170 को तो कितना आ जाएगा, 260 प्लस 3x और आ जाएगा 371। अब 371 से माइनस कर देंगे 260। ठीक है, क्योंकि साइड चेंज करेंगे तो प्लस के माइनस में हो जाएगा 3x, हो जाएगा 1, 7 में से 6 1, 3 में से 2 1 इक्वल टू 3x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3x की 111। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9 2 3 7 जा, तो x की वैल्यू आ गई 31। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रेक्षण थे वो क्या थे, वो देख लेते हैं एक बार। एक तो था 42, 48,
एक्स प्लस 15, ठीक है, एक्स प्लस 15 था, एक्स प्लस 15, तो एक्स की वैल्यू कितनी है 37 प्लस 15, तो ये कितना हो जाएगा 52, ठीक है। फिर है एक्स प्लस 17, तो 2 और ऐड कर देंगे 54, फिर एक्स प्लस 20, 54 में 3 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 57, और उसके बाद 58 और 60, ठीक है। अब निकालना है मीडियन। मीडियन दो तरीके से निकाला जाता है, वो डिपेंड करता है उसकी टर्म्स पर, ठीक है। अगर उसकी नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, ठीक है, यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 है मतलब ऑड है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम दोनों देख लेते हैं। अगर इवन है तो इवन के लिए क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है n/2 एथ टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2, ठीक है। और अगर n ऑड है तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए होगा, अगर n ऑड है तो उसके लिए मीडियन कैसे निकालते हैं, उसके लिए मीडियन निकालते हैं n+1/2th टर्म, ठीक है। अब n क्या है यहाँ पर 7, क्योंकि हमारा तो ऑड है, तो 7 + 1/2, तो 8/2 मतलब 4th टर्म, ठीक है। ये हम कह सकते हैं कि बिल्कुल मिडिल वाली टर्म। तो 4th टर्म क्या हो जाएगी 1 2 3 4, ठीक है 54, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा 54, ठीक है। अब इधर से भी देख लीजिए 3 टर्म है, इधर से भी देख लीजिए 3 टर्म है, लेकिन ये 3 टर्म निकालते कैसे हैं, मतलब मिडिल वाली, या तो उन दोनों को जो भी हमें सीरीज़ दी हुई है, सीक्वेंस दी हुई है, ऑब्जर्वेशन दी हुई है, उनको या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में पुट करेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में, आरोही या अवरोही। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था तो इसलिए हमें उन्हें पुट करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि क्वेश्चन में पहले दिया था कि वो आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं, ठीक है। अगर नहीं दिए होते तो पहले हम उनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करते, उसके बाद उसको निकालते हैं मीडियन को, ठीक है। लेकिन मीन के लिए जरूरत नहीं पड़ती, मीन हम कैसे भी निकाल सकते हैं अगर किसी भी अरेंजमेंट में हो, या ना भी हो तो भी। नेक्स्ट, किसी दिन एक विद्यार्थी द्वारा विभिन्न क्रियाकलापों में व्यतीत किए गए समय को एक पाई चार्ट में नीचे दिए गए केंद्रीय कोणों के त्रिज्याखंडों द्वारा निरूपित किया गया है, ठीक है। स्कूल का 90 डिग्री, इसको बना लेते हैं, ठीक है। स्कूल का 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री हो गया, ये है स्कूल का। होमवर्क 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हो गया होमवर्क का। प्ले स्कूल 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये प्ले करने का हो गया, खेलने का। और स्लीप का 120 डिग्री, तो यहाँ आएगा 120 डिग्री कुछ, ये किसका है स्लीप का। और अदर 30 डिग्री, ठीक है, ये है अदर का, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टाइम स्पेंड बाय स्टूडेंट इन द एक्टिविटी स्लीप एंड स्कूल। स्लीप में 120 और स्कूल में 90 डिग्री, ठीक है। इनका डिफरेंस कितना हो गया 30 डिग्री, ठीक है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में जो दिया है वो दिया है वो घंटों में, तो हमें आंसर घंटों में देना है, ना कि डिग्री में, ठीक है। अब ये एक्टिविटी जो उसने की पूरी क्या की किसी दिन, मतलब एक पूरे दिन में की गई है ये एक्टिविटी। अभी टोटल एंगल कितना है, अगर पूरे की बात करेंगे तो 360 होता है, ठीक है। अगर इनको प्लस करेंगे तो भी 360 ही आएगा। अब वो 360 किसके बराबर है, उसने 24 घंटे में जो एक्टिविटी की उसके बराबर है, 24 घंटे के बराबर। तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24/360, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 30 डिग्री की। तो 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 की मल्टीप्लाई कर देंगे 24/360 मल्टीप्लाई बाय 30, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 से कैंसिल करेंगे 12 टाइम्स, और 12 से 24 2 टाइम्स, तो कितना आंसर आएगा 2 आवर, ठीक है। 2 घंटे आंसर आ जाएगा। जो उनका डिफरेंस था वो था 2 घंटे का, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक विद्यार्थी को x-4 = 3 में x का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया। उसने 4 को 3 से घटाकर कार्य पूरा किया, ठीक है। 4 में से 3 को घटाया, लेकिन x-4 = 3, और x माइनस जाएगा उधर का प्लस में, तो +3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, ठीक है। यहाँ प्लस करना था लेकिन उसने माइनस करके अपना क्वेश्चन सॉल्व किया। निम्नलिखित में से कौन सा ऊपर दी गई परिस्थिति के सबसे उपयुक्त रूप से वर्णन करता है, ठीक है। हमें ऑप्शन बताना है कि कौन सा इसको इस प्रॉब्लम का अच्छे से डिफाइन करता है या डिस्क्राइब करता है। विद्यार्थी ने समस्या को सही तरीके से हल किया है, नहीं, गलत तरीके से हल किया है। विद्यार्थी ने एक कलन विधि आधारित त्रुटि की है, ठीक है। द स्टूडेंट हैज़ मेक एन ऑलगरिथम बेस्ड एरर, ठीक है। हाँ, उसने एल्गोरिथम बेस्ड एरर की है, मतलब गलती की है, त्रुटि की है, क्योंकि हम इधर जाके ये प्लस होता लेकिन उसने क्या करा माइनस कर दिया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय कथन सही नहीं है, ठीक है, कौन सा गलत है वो बताना है हमें। एक ही
सॉरी, द नंबर ऑफ द फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर इज फाइनाइट। ठीक है, कह रहा है कि किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं। ठीक है, फैक्टर्स मतलब जो उस नंबर को डिवाइड कर सके, जैसे कि हम 6, इसके फैक्टर क्या होंगे? फैक्टर मतलब कौन कौन से नंबर 6 को डिवाइड कर सकता है, या 6 किस किस के टेबल में आता है। तो 1 से तो सभी नंबर डिवाइड हो सकते हैं, 1 2 3 और 6। ठीक है, अगर हम किसी भी नंबर के फैक्टर निकालेंगे तो वो फाइनाइट ही होते हैं। क्योंकि फाइनाइट क्यों होते हैं? क्योंकि वो नंबर, वो जो फैक्टर होंगे वो हमेशा उस नंबर से छोटे होंगे, ठीक है, लेस होंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा उसके बराबर होंगे। ठीक है, या वो नंबर खुद भी तो अपने से डिवाइड कर सकता है, या उसी के टेबल में आता है, तो या तो छोटे होंगे या बराबर होंगे। तो अगर किसी नंबर से वो छोटे हैं तो हम उनको काउंट कर सकते हैं, तो मतलब फाइनाइट होंगे। तो ये तो सही है, लेकिन उसने पूछा सही नहीं है, तो हमें नहीं वाला बताना है। एवरी फैक्टर ऑफ ए गिवन नंबर इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर। ठीक है, वही बात की, या तो वो नंबर छोटा होगा या बराबर होगा, तो ये भी सही है। एवरी फैक्टर ऑफ ए गिवन नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द गिवन नंबर। ठीक है, कह रहा है कि जो किसी भी संख्या का गुणनखंड होता है वो हमेशा उस संख्या से बड़ा होता है, नहीं होता, या तो छोटा होगा या बराबर होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि उसने हमसे गलत पूछा है, तो गलत ऑप्शन सी है, क्योंकि छोटा होता है। और ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं एक बार। एवरी मल्टीपल ऑफ ए गिवन नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। ठीक है, मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल मतलब जो किसी, जैसे कोई नंबर 8 है तो 8 में हम मल्टीपल, किसी नंबर की मल्टीप्लाई करके जो नंबर मिलेगा, जैसे सपोज करो 1 की करेंगे तो 8 आएगा, फिर 2 की करेंगे तो 16 आएगा, 3 की करेंगे तो 24 आएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या देखने को मिला? या तो वो नंबर उसके बराबर है या उससे बड़ा है। ठीक है, उसने वही कहा है कि इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। ठीक है, तो ये भी सही है, तो एक ही ऑप्शन का लेते हैं, ऑप्शन सी। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को प्रायोगिक प्रायिकता, ठीक है, प्रोबेबिलिटी से परिचित कराने का सबसे उपयुक्त तरीका है? एक निष्पक्ष सिक्के को कई बार उछालना और परिणामों को नोट करना सिखाना। ठीक है, सारे ऑप्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे उसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। सांख्यिकी आधारित समस्या हल करना, नहीं। ठीक है, क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है। कई परिणाम आधारित घटनाओं जैसे सिक्का उछालना, ताश निकालना आदि का उदाहरण देना। ठीक है, उसको समझाना है तो उदाहरण से तो वो समझेगा नहीं, और उसने प्रयोगिक की बात करी है, मतलब एक्सपेरिमेंट की बात करी है, तो सिर्फ उदाहरण देने से तो काम नहीं चलेगा। बोर्ड पर प्रायोगिक प्रायिकता को परिभाषित करना और उदाहरण देना। ठीक है, सिर्फ डेफिनेशन देना और उदाहरण देना एक्सपेरिमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी गलत है, तो इसका सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन ए। ठीक है, एक निष्पक्ष सिक्के को कई बार उछालना और परिणामों को नोट करना। ठीक है, सिक्के को उछालेंगे तो उसमें क्या एक तरीके का हमारा एक्सपेरिमेंट ही हो रहा है, और परिणामों को नोट करना है तो उसमें सिर्फ प्रोबेबिलिटी भी आ जाती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से उच्च प्राथमिक स्तर पर आकलन के सबसे उपयुक्त कारणों को दर्शाता है? ठीक है, विद्यार्थी की व्यक्तिगत मतलब पर्सनल और विशिष्ट आवश्यकताओं को पहचानना, सही बात है। ठीक है, और इसमें ऑप्शन एक से ज़्यादा भी सही हो सकते हैं, तो सारे चेक करने पड़ेंगे। यह ज्ञात करना कि गणित पाठ्यचर्या के लक्ष्यों और उद्देश्यों को किस हद तक प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, ये भी सही बात है। यह ज्ञात करना है कि क्या शिक्षार्थियों ने किसी समस्या को हल करने के लिए एक मानक प्रक्रिया सीख ली है। ठीक है, एक नहीं सीखनी, हमें सारी प्रक्रिया सीखनी है, तो ये नहीं हो सकता। गणित में प्रतियोगात्मक परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को चयन करना, नहीं। ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ कक्षा 8 की बात कर रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात नहीं कर रहा है। तो इसका ऑप्शन कौन कौन से सही हो जाएंगे? ए और बी। ठीक है, ए और बी मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, जिसमें सिर्फ ए और बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बंद सिरे वाली समस्या हैं? ये क्लोज्ड एंडिंग प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि क्लोज एंडिंग प्रॉब्लम्स होती कौन सी हैं, और इसके अलावा एक और होती है ओपन। ठीक है, क्लोज्ड होती है और एक होती है ओपन। ठीक है, अब इनमें फ़र्क क्या है, कैसे पता चलेगा कौन सी क्लोज्ड है कौन सी ओपन है? ठीक है, क्लोज का मतलब है जिसका कोई फिक्स्ड आंसर आए। ठीक है, हम कहेंगे कि उसका कोई फिक्स्ड आंसर है। ठीक है, वो तो होती है हमारी क्लोज्ड। ठीक है, ओपन होती है जिसकी एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं। ठीक है, मोर देन वन आंसर्स। ठीक है, तो चेक करते हैं। 5/11 और 10/11 के बीच 4 परिमेय संख्याएं सूचीबद्ध कीजिए। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये दो नंबरों के बीच, ठीक है, किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच, जैसे 1/1 और 2 हैं। ठीक है, तो इनके बीच में कितने परिमेय संख्या होंगे या रेशनल नंबर होंगे? इनके बीच में इनफाइनेटली मैनी नंबर्स होंगे। ठीक है, रेशनल नंबर्स। ठीक है, तब कोई से भी 4, ठीक है, उसने कहा है 4। ठीक है, तो हमारे पास तो 4 से ऑप्शन 4 से ज़्यादा हैं, तो हम कोई से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका कोई फिक्स्ड आंसर तो नहीं हो सकता, सब अलग अलग भी लिख सकते हैं, तो ये नहीं होगा क्लोज्ड वाला। ठीक है, क्लोज के लिए हमें सिर्फ एक ही आंसर चाहिए। बी ऑप्शन 104 और 109 के बीच 4 प्राकृतिक संख्याएं सूचीबद्ध कीजिए। ठीक है, 104 और 109 के बीच में। ठीक है, तो कौन कौन से नेचुरल नंबर होंगे? 105,
106, 107 और 108, ठीक है, 107 और 108, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, इन चारों के अलावा और कोई नेचुरल नंबर इनके बीच में नहीं होगा, ठीक है, तो इनका एक फिक्स्ड आंसर हो गया, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी भी और भी देख लेते हैं ऑप्शन। 5 से कम पूर्णांक ज्ञात कीजिए, ठीक है, 5 से कम पूर्णांक मतलब 5 से 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी, -3 भी, ठीक है, इस तरीके से इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। तो हम 5 से छोटे कितने सारे नंबर लिख सकते हैं, ठीक है, तो अगर हम कुछ बच्चों से पूछेंगे तो वो अलग अलग आंसर कर सकते हैं, ठीक है, तो इसका कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है, तो ये भी कैसी है, ये भी ओपन है, क्लोज नहीं है, ठीक है। 5 के तुल्य भिन्न, तुल्य मतलब इक्वलेंट, ठीक है, तो 5 के इक्वलेंट कितने फ्रैक्शन होंगे, 5/7, 10/14 और 15/21, 20/28, 25/35, इस तरीके से आगे चलते जाएंगे तो हमें बहुत सारे इसके इक्वलेंट फ्रैक्शन मिल जाएंगे, ठीक है, तो इसके भी एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं, तो ये भी कैसी है, ओपन है, क्लोज नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए की सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे एक प्रभावी गणित की कक्षा की एक विशेषता के रूप में माना जा सकता है, ठीक है, तो कौन सी गणित की विशेषता, गणित की कक्षा की विशेषता हो सकती है वो बताते हैं। जिस प्रकार की समस्याएं शिक्षक ने हल की हैं, विद्यार्थियों को समान प्रकार की समस्याएं हल करने का अवसर प्रदान करना नहीं, ठीक है, अब सेम क्वेश्चन को तो सिर्फ कॉपी करना हो जाएगा ना, तो गणित की पहचान तो नहीं हो सकती, विशेषता तो नहीं हो सकती। बी, विभिन्न उदाहरणों की सहायता से विद्यार्थियों को इसके संवेदनशील बनाना की गणित एक अमूर्त विषय है, ठीक है, नहीं, ये भी नहीं। नेक्स्ट, सामूहिक कार्य की अपेक्षा एकल समस्या समाधान के कार्य को प्रोत्साहित करना, ठीक है, ये भी नहीं होगा। समस्याओं को बहुत सारे तरीकों से हल करने के अवसर विद्यार्थियों को प्रदान करना, ठीक है, सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है, समस्या एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से हल करना और फिर उसे वही चीज़ें सिखाना और खुद करने के लिए कहना, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक कक्षा में प्रश्न पूछने को आकलन के एक साधन के रूप में उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से किसका अनुपालन करना चाहिए, ठीक है, प्रश्न पूछना को एक मतलब प्रश्न पूछने का आकलन करने का एक मीडियम बना दिया, तो उनको किन का फॉलो करना चाहिए, कौन से रूल फॉलो करना चाहिए, ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। केवल कम उपलब्धि प्राप्त करने वालों से प्रश्न पूछना, मतलब जो वीक है बच्चे हैं केवल उनसे प्रश्न पूछना नहीं, गलत बात है। त्रुटियों और भ्रांतियों के आकलन के लिए प्रश्न पूछना, ठीक है, त्रुटियां मतलब कि जो बच्चे गलतियां करते हैं, भ्रांतियां मतलब जिन बच्चों को डाउट्स वगैरह होते हैं, मतलब उनको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होते तो उन्हें क्लियर करने के लिए उनसे प्रश्न पूछना, ठीक है, प्रश्न पूछेंगे तो हमें वही पता चलेगा कि किसको कितना कॉन्सेप्ट कितना अच्छे से क्लियर है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। बिना समय दिए बहुत सारे प्रश्न पूछना नहीं, ठीक है, समय नहीं देंगे तो उस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे। एक प्रश्न पूछना और स्वयं उसका उत्तर देना, ठीक है, स्वयं उत्तर दे देंगे तो बच्चों का आकलन नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, इसका एक ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी की त्रुटियों और भ्रांतियों के आकलन के लिए प्रश्न पूछना, मतलब त्रुटि मतलब जो बच्चे गलती कर सकते हैं उनसे पहले ही क्लास में क्वेश्चन पूछ लिए जाएं, जिससे कि वो एग्जाम में गलती ना करें और जो भी उनके डाउट्स हैं वो भी क्लासरूम में क्लियर हो जाएं। नेक्स्ट, यदि x + y + 7y को 5 + x + 7y की एक तरह लिखा जाए तो निम्नलिखित में से योग के कौन से गुण या गुणों का उपयोग करता है, ठीक है, तो इसमें दिए हुए हैं 3 दिए हुए हैं, कॉम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, एसोसिएटिव, तो तीनों होते क्या है वो देख लेते हैं। कॉम्यूटेटिव क्या होता है कि अगर योग की बात करें प्लस की तो a + b लिखें, ठीक है, या b + a लिखें, एक ही बात है, ठीक है, प्लस में आगे पीछे लिखते हैं और इस नियम को हम क्या कहते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ। दूसरा होता है एसोसिएटिव कैसे होता है कि अगर हम 3 नंबर लेते हैं a, b और c, तो हमने क्या करा, पहले b और c को ऐड करा, उसके बाद जो रिजल्ट आया उसको a को ऐड कर दिया, या हम पहले a और b को ऐड कर दें, और उसके बाद जो रिजल्ट आए उसको c के साथ ऐड कर दें, ठीक है, दोनों बराबर ही आएगा प्लस में, और इस नियम को क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ। और तीसरी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, वो होती है a, b + c, ठीक है, 3 नंबर है तो a क्या करेगा, b पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और c पर भी, तो इसे कैसे लिखा हम, ab + bc, ठीक है। अब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसे देखते हैं कि उस पर कौन सी प्रॉपर्टी लगी हुई है, ठीक है, ये दिया हुआ है x + 5 ब्रैकेट क्लोज + 7y, ठीक है, उसको कैसे लिखा गया है, 5 + x + 7y, ठीक है, तो प्लस में तो हम ब्रैकेट हटा सकते हैं, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं x + 5 + 7y, ठीक है। अब x + 5
से हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट है उसमें क्या 5 + x, तो हमने क्या करा इन दोनों का ऑर्डर चेंज कर दिया, तो 5 + x लिख सकते हैं इसको प्लस 7y, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा रूल फॉलो हुआ, यहाँ पर हुआ कॉम्यूटेटिव लॉ, a + b = b + a, ठीक है। अब प्लस हो गया यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर हम ब्रैकेट लगा सकते हैं क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमने ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ कौन सा लॉ हो गया, यहाँ 3 वाला लॉ फॉलो हो गया, कौन सा, एसोसिएटिव वाला, ठीक है, एसोसिएटिव। अगर यहाँ फाइनल में देखें x + 5 + 7y = 5 + x + 7y, ठीक है। इसको a b और c मान लें, तो a b a और c, ठीक है। तो यहाँ से सीधा सीधा दिख रहा है कि एसोसिएटिव लॉ है, लेकिन एसोसिएटिव लॉ के अंदर भी उन्होंने कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो किया है, मतलब रूल को अप्लाई किया है, क्योंकि यहाँ अगर इससे हम डायरेक्ट एसोसिएटिव लॉ लगाते हैं तो x + 5 + 7y, ठीक है, x + 5 + 7y, x + 5 + 7y ये दिया हुआ था। अगर हम इसमें डायरेक्ट एसोसिएटिव लॉ लगाते हैं तो ये होता है x + 5 + 7y, ठीक है, अगर डायरेक्ट एसोसिएटिव लॉ लगाते तो। लेकिन उन्होंने क्या करा, पहले कॉम्यूटेटिव लगाया, पहले इन दोनों का ऑर्डर चेंज किया, ठीक है। या हम इसको अंदर ही डायरेक्ट ब्रैकेट के अंदर ही कर लेते हैं, x + 5 + 7y ये दिया था, हमने ब्रैकेट के अंदर इसका कॉम्यूटेटिव लॉ अप्लाई किया, तो 5 + x हो गया + 7y, ठीक है। अब एसोसिएटिव लॉ फॉलो कर देंगे, तो 5 + x + 7y, ठीक है, यही तो दिया था, अब यही तो आ गया। तो उन्होंने क्या करा, दोनों ही रूल को उसको अप्लाई कर दिया, ठीक है, एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव लॉ। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 मिडिल स्कूल स्तर पर गणित पाठ्यचर्या के लिए सर्पिल दृष्टिकोण, ठीक है, सर्पिल मतलब स्पाइरल को बढ़ावा देता है, इस दृष्टिकोण का सर्वोत्तम उदाहरण है, ठीक है। स्पाइरल जो होती है वो इस तरीके से होती है, ठीक है। तो उसका काम क्या होता है, उसका काम जो होता है इसके दृष्टिकोण से, NCFK से होता है कि जो हमारी पुरानी नॉलेज है उसका यूज़ करते हुए हमें आगे बढ़ना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन चेक करते हैं, किस समय ये दिया हुआ है, प्रत्येक ग्रेड पर विभिन्न अवधारणाओं को शामिल करना, नहीं, उन अवधारणाओं को शामिल करना जो हर ग्रेड पर दोहराई जाती है, नहीं, ठीक है, हर ग्रेड पर सरल और कठिन विषयों को शामिल करना, नहीं, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन, कठिनाई के बढ़ते क्रम में अवधारणाओं मतलब कॉन्सेप्ट को शामिल करते हुए पहले पढ़ाई गई, ठीक है। वही स्पाइरल का मतलब है, पहले जो हमें नॉलेज है गेन की है हमने, ठीक है, पुराने एक्सपीरियंस है उनका यूज करते हुए अवधारणाओं का संक्षिप्त रूप से पुनरावलोकन करना, पुनरावलोकन मतलब रिवाइज करना, ठीक है, रिविजिटिंग। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। स्पाइरल का मतलब पुरानी चीज़ों को जो हमने पढ़ी हैं उनका यूज़ करते हुए हमें आगे के नए कॉन्सेप्ट को सीखना, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस कथन में संख्या 6 का उपयोग गणन संख्या के अर्थ में किया गया है, ठीक है। गणन संख्या मतलब कार्डिनल नंबर, दो तरह के नंबर होते हैं, एक तो कार्डिनल जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, और एक होता है ऑर्डिनल, ठीक है। तो कार्डिनल नंबर क्या होता है, जो सिर्फ हमें एक नंबर काउंटिंग को शो करता है, और ऑर्डिनल जो हमें सिर्फ ऑर्डर को, ठीक है, ऑर्डर मतलब जैसे फर्स्ट, सेकंड पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन, इस तरीके से एक ये ऑर्डर को शो कर रहा है। और वो नंबर कार्डिनल नंबर सिर्फ करेगा 1 2 3, ठीक है, इसमें कहीं भी ऑर्डर शो नहीं हो रहा है। तो 6 इज द प्रोसीडर ऑफ 7, सात का पूर्ववर्ती 6 है, ठीक है। तो इसमें ऑर्डर की बात होगी क्योंकि 6 के बाद 7 ही आएगा, तो 7 का प्रोसीडर क्या हो जाएगा 6, तो ये कैसा है, ऑर्डिनल है, हमें कार्डिनल बताना है। सी वॉज सिटिंग इन द 6th रो, ठीक है, 6th रो ये एक ऑर्डर को बता रहा है, तो ये भी कैसा है, ऑर्डिनल है। देर आर 6 एलिमेंट इन ए सेट, ठीक है, एक सेट में 6 एलिमेंट हैं, तो ये सिर्फ एक नंबर को बता रहा है कि उसमें 6 मेंबर हैं या 6 एलिमेंट हैं, तो इसका कार्डिनल नंबर ये मतलब कार्डिनल नंबर को शो करता है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। लास्ट को भी चेक कर लेते हैं, 6 इज द सक्सेसर ऑफ 5, ठीक है, तो 5 के बाद 6 ये ऑर्डर की ही बात कर रहा है क्योंकि 5 के बाद 6 ही आएगा, तो ये भी कैसा है, ऑर्डिनल नंबर। तो कार्डिनल नंबर क्या है, देयर आर 6 एलिमेंट इन ए सेट, तो उसमें सिर्फ ये बताया कि एक सेट में 6 तत्व हैं, उनके ऑर्डर के बारे में कोई बात नहीं की गई, ठीक है। तो ये सेट यहीं कंप्लीट होता है, और ये था हमारा सीटेट 15 दिसंबर 2024 का पेपर, और नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे सीटेट 14 दिसंबर 2024 का पेपर। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।